हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एस्ट्रो वेक्टर्स। व्यूअर्स, आज हम जिनकी कुंडली डिस्कस करने वाले हैं उसमें सारे मेजर क्वेरीज आपके कवर हो रहे हैं। ज़्यादातर मुझे कंसल्टेशन के लिए जो रिक्वेस्ट्स आते हैं वो आते हैं कि आफ्टर मैरिज मुझे सक्सेस मिलेगा कि नहीं, मेरा जॉब चेंज अच्छे से होगा कि नहीं, अच्छी हाइक मिलेगी कि नहीं, फॉरेन ट्रैवल फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगा कि नहीं। ये सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं और कैसे हम ट्रांजिट के रूल्स, केपी के रूल्स, वैदिक रूल्स अप्लाई करके कैसे हम इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं आपकी कुंडली में, वो हम इस कुंडली से सीखेंगे। तो ये वो कुंडली है, आप देख सकते हैं कि इस कुंडली में मेष लगन की कुंडली है एंड इनका जो चंद्र है वो तुला में है, मतलब तुला राशि है इनकी। अब अगर कन्वेंशनल जो पंडित्स की सुने तो क्योंकि ये मूवेबल साइन है, 1 4 7 10 जो है वो मूवेबल साइंस होती है और वो अगर लग्न में होते हैं तो 11th लॉर्ड जो है वो बादकेश होता है, जहाँ पे इनके हिसाब से सैटर्न बादकेश है और सैटर्न की दशा अच्छी नहीं रहेगी। ऑल्सो सैटर्न जो है वो 10th हाउस में है, अपनी ही साइन में है, पर फिर भी ये काफ़ी स्ट्रगल देगा, ये सब कहेंगे। और यहाँ पे अगर वीनस देखेंगे तो वीनस जो है वो मार्स के साथ है, तो एज़ पर जो पंडित्स होते हैं वो सिर्फ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स वो लोग अप्लाई करते हैं एंड उनके हिसाब से वीनस मार्स का कंजंक्शन अच्छा नहीं है एंड ये जो है वो मतलब उसको अच्छे से रेट नहीं करेंगे। वीनस जो है वो यहाँ पे ये लोग कहेंगे कि मारक भी है क्योंकि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। तो ये सब थियोरेटिकल कंसेप्ट्स है। तो क्या ये वाकई में ये थियोरेटिकल कंसेप्ट्स जो है इनकी लाइफ में लागू पड़ते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है। मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में जा रहा है एंड वो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ है। भले वो 8th हाउस के लॉर्ड के साथ है पर वो 8 11 भी बन रहा है, तो एक तरीके से सडन गेन भी देगा आफ्टर मैरिज। एंड वीनस तो मैरिज का कारक है ही क्योंकि ये मेल की भी कुंडली है, पर ये 7th हाउस का भी लॉर्ड है जो 11th हाउस में जा रहा है। इसकी वजह से इनको ये ड्यूअल एडवांटेज मिल रहा है कि मतलब एक तो वीनस जो कारक है वो 11th हाउस में गया है एंड दूसरा 2 7 11 का भी एक तरीके से कॉम्बिनेशन बन रहा है क्योंकि वीनस जो है सेकंड एंड 7th हाउस को रूल करता है एंड 11th हाउस में गया हुआ है। तो ये तो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर मैरिज जो है इनको फ़ायदा होने वाला है, ये सिंबलाइज करता है। तो इसमें मारक, बादकेश, ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे अप्लाई होती हुई दिख नहीं रही है। इवन बड़े बड़े ज्योतिष जो होते हैं, जो जैसे कि के.एन. राव सर, उन्होंने भी यही कहा है कि जब भी आप कोई थियोरेटिकल कंसेप्ट आप जो एंशिएंट टेक्स्ट में से, वैदिक टेक्स्ट में से आप सीखते हैं तो उसे अप्लाई करते रहिए, देखते रहिए कि कैसे वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ। भले आप बादकेश और आप अगर मारक भाव की बात करें, ये सब चीज़ों की बात करें, ठीक है, पर आप ये देखें कि वो कैसे लागू पड़ रहा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानना काफ़ी ज़रूरी है, फिर जो है आप जो है प्रेडिक्ट कर पाएंगे। नहीं तो फिर सिर्फ आप थियोरेटिकल कंसेप्ट्स बता करके आप जो कंसल्टेशन लेने आए हैं उनको कुछ निष्कर्ष आप नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये वीनस का प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है एंड इवन सैटर्न का प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया है। वो क्यों बढ़िया है वो हम जाकर के देखेंगे इनके नक्षत्र नाड़ी में। तो और एक चीज़ मुझे यहाँ पे कहनी है कि इनका जो 3rd एंड 6th हाउस का लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है और वो जाकर के बैठा हुआ है 12th हाउस में। 12th हाउस जो है वो फॉरेन लैंड को बताता है, भले ही वो वहाँ पे डेबिलिटेटेड है पर वो वहाँ पे बैठा हुआ है जो फॉरेन लैंड है। तो इसलिए जब कभी भी इनकी मर्क्यूरी की दशा आएगी तब इनका फॉरेन सेटलमेंट की तरफ जो झुकाव है वो बढ़ जाएगा। अब सैटर्न जो है वो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और क्योंकि एक मेलिफिक एस्पेक्ट कर रहा है 4th हाउस को, तो इसलिए बेटर है कि ये घर से दूर रहे। तो अगर ये मुझे पूछेंगे कि क्या मैं फॉरेन सेटल हो पाऊँगा, तो मेरा आंसर हमेशा हाँ रहेगा, पर कब हो पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोप्रिएट दशा आए तब। ठीक है, क्या वो सैटर्न की दशा है
जिसमें वो सेटल हो पाएंगे कि नहीं, या मर्क्यूरी की दशा है, ये सब हम दशा एनालिसिस में और नक्षत्र नाड़ी से देखेंगे। अब इनकी दशा देखते हैं। फिलहाल इनकी सैटर्न की दशा चल रही है, और अगर भुक्ति देखें तो इनकी चल रही है राहु की। सैटर्न राहु की भुक्ति जो है वो लोग अच्छी रेट नहीं करते हैं, पर अच्छी या बुरी जो है वो डिपेंड कोऑर्डिनेट्स पे करता है। सिर्फ ये कहना कि सैटर्न राहु जो है वो अच्छा नहीं होता है एंड उसमें काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है, ये कहना गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि सैटर्न मून में इनकी शादी हुई थी। मून जो है इनके 7th हाउस में भी है, एंड भले सैटर्न और मून दोनों फ्रेंड्स नहीं है, पर फिर भी इनकी शादी सैटर्न मून में हुई थी। और सैटर्न मार्स में इनको काफ़ी तरक्की मिली। सैटर्न राहु हाल ही में इनको 250% सैलरी हाइक मिला है, इतना बड़ा सैलरी हाइक मिला है। तो किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सैटर्न राहु की दशा अच्छी नहीं है अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ देखें तो। एंड मैरिटल लाइफ भी इनकी काफ़ी स्मूथ चल रही है। तो फिलहाल इनकी दशा चल रही है सैटर्न राहु मार्स, और इनको जो ऑफ़र लेटर आया है जो मैं बता रहा हूँ आपको 250% का हाइक का, वो सैटर्न राहु मून में आया हुआ है। अब हम एक एक करके केपी चार्ट से, नक्षत्र नाड़ी से हम ये देखते हैं कि क्यों इनको इतना हाइक मिला हुआ है। अगर आप सैटर्न देखें तो सैटर्न में पूरा 2-7-11 से भरा पड़ा है, तो इसलिए ये कहना कि सैटर्न जो है वो बादकेश है, ये गलत है। सैटर्न में इनकी शादी ज़रूर होगी, और सैटर्न में शादी होने के बाद इनको सक्सेस भी काफ़ी मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10-11 जो है वो अनएफ्लिक्टेड है, ठीक है। कहीं पे भी 12 नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। हाँ, ये है कि यहाँ पे 2-4-11 है। तो अगर इनकी भुक्ति में फॉरेन ट्रैवल का योग है तो ये सेटल नहीं हो पाएंगे सैटर्न की दशा में, भले ही सैटर्न जो है 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पे भी 9-12, 3-12, 3-9-12 कहीं पे भी नहीं आ रहा है सैटर्न के कोऑर्डिनेट्स में। 2-4-11 आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखा रहा है कि वो घर पे वापस आ जाएंगे, और यही हुआ। ये 2 साल तक जापान रहे थे, और फिर ये जो है वापस आ गए, एंड फिर ये अभी घर पे ही सेट हो गए। पर इनको आउट ऑफ इंडिया जाना है और इनको आउट ऑफ इंडिया सेटल होना है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सैटर्न 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, एंड ये इनका 10th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड है, तो मारक ग्रह है, तो ये जो है वो मतलब इनको फॉरेन सेटल करवाएगा। इनके कोऑर्डिनेट्स ये बताने चाहिए, तो इनके कोऑर्डिनेट्स नहीं बता रहे, इसलिए ये फॉरेन ट्रैवल करके आ गए। 7th हाउस जो है वो फॉरेन ट्रैवल को भी दिखाता है, तो इसलिए वो फॉरेन ट्रैवल 2-11, 10-11 ये सारे कोऑर्डिनेट्स है, इसलिए ये अपने जॉब की वजह से फॉरेन ट्रैवल किया था इन्होंने, और ये वापस आ गए। अब सैटर्न राहु के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए, इसमें 3-9-12 पूरा भरा पड़ा है। राहु जो है वो खुद एक फॉरेन के लिए जो है और टेक्नोलॉजी के लिए ये उत्साहता है। तो 3-9-12 जो है उसके साथ 5-9 भी है, तो ये जॉब चेंज भी दिखाता है, ठीक है। तो 3-9-12, 5-9 ये जो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो 6 के साथ बन रहे हैं, तो इसलिए ये दिखाता है कि ये जॉब चेंज की तरफ जाएंगे एंड फॉरेन की जॉब मिल सकती है। अब इनको सैटर्न राहु मून में ये जो है सक्सेस मिला हुआ है। अब मून में आप देखिए सब लॉर्ड पे ही 10-11 है, और साथ में नक्षत्र लेवल पे 5-9-12 है, तो पूरे फॉरेन के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो सैटर्न राहु मून में ऐसा हो सकता है कोई इंटरनेशनल ऑफर आए, या कोई इस तरीके का ऑफर आए जिनका इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, और इसकी वजह से इनकी जो सैलरी हाइक है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो सैलरी हाइक होने के लिए ये भी एक पैरामीटर है कि अगर आपको फॉरेन की सैलरी मिलेगी तो भी आपकी हाइक जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सैटर्न राहु मून इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा। इनको मैंने ये कहा है कि सैटर्न राहु मार्स जो है आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। उसके कई रीजंस है, वो मैं आपको ट्रांजिट में कैसे प्लेसमेंट होगा इससे मैं बताऊंगा बाद में। पर सैटर्न राहु मून में इनको ये सक्सेस मिला क्योंकि 5-9 जो है वो इनका काफ़ी अच्छे से रिपीट हो रहा था, और 10-11 जो है वो लीडरशिप को दिखाता है।
एंड जो एक इनको डेजिग्नेशन मिला वो भी एक हाइक होकर के मिला, एंड एक अथॉरिटी मिली इनको, एक टीम मिली इनको लीड करने के लिए। तो सैटर्न राहु मून इनके लिए इसलिए ये अच्छा रहा। एंड आगे देखेंगे कि सैटर्न जुपिटर की जब भुक्ति आएगी तो उसमें 3-9-12 काफ़ी एविडेंट है, इसलिए ये फॉरेन की तरफ जो है वो चले जाएंगे। एंड जब मर्क्यूरी की इनकी दशा आएगी तब आप देख सकते हैं कि 9-12 जो है काफ़ी डोमिनेंट है सब लॉर्ड लेवल पे, एंड 10-11-6 जो है जो जॉब के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, 3-12 ये सब चीज़ें जो है जो प्लेनेट लेवल पे है, ये सब चीज़ें जो है ये बताती है कि ये जो है जॉब के लिए फॉरेन सेटल हो जाएंगे, क्योंकि मर्क्यूरी में परमानेंट सेटलमेंट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी के बाद जो केतु आ रहा है उसमें भी 9-12 आपको दिखेगा, फिर वीनस आ रहा है उसमें भी आपको 9-12 दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके 17 साल प्लस 7 साल प्लस 20 साल, ये काफ़ी समय होता है। एनीथिंग मोर देन 10 ईयर्स इज़ मोर देन इनफ टू प्रेडिक्ट के ये जो है फॉरेन सेटल हो सकता है। तो इसलिए इनका जो फॉरेन सेटलमेंट का जो सपना था वो मर्क्यूरी की दशा से शुरू होगा, एंड मर्क्यूरी इनके 12th हाउस में भी है, इसलिए ये फॉरेन सेटल आराम से हो पाएंगे। इसलिए मैंने इनको कहा कि आप जैसे ही आपकी मर्क्यूरी की दशा शुरू होगी, विच इज़ फ्रॉम नवंबर 2024, आप जो है फॉरेन सेटल होने का सोच सकते हैं। तो ये इन्होंने भी उसी तरीके से प्लान किया है, एंड मैं आशा करता हूँ इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी ही मिलेगी। अब जो एक लास्ट पॉइंट जो रह गया था कि मैंने क्यों इनको कहा कि सैटर्न राहु मार्स जो है इतना अच्छा नहीं जाएगा, एक तो ये कोऑर्डिनेट्स है जो 1, 6, 8, 12 दिख रहा है, तो वो दिख रहा है कि थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यू होगा, एंड खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब वो मैंने क्यों कहा, क्योंकि इनका मार्स जो है वो एसेंडेंट लॉर्ड है एंड 8th लॉर्ड है, ठीक है। तो इसलिए सैटर्न राहु मार्स है, तो मार्स जब भी आएगा तो इनको परेशान करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो जुपिटर है वो इनके 12th हाउस में चला जाएगा, ठीक है। एंड 12th हाउस में जाने के बाद जुपिटर जो है वो थोड़ा सा मतलब 12th हाउस उसका खुद का हाउस है, तो थोड़ा सा मतलब वो खर्चे को भी एक्टिवेट करवा देगा। एंड इसकी वजह से जो है इनका ये पीरियड जब जुपिटर जो है पाइसिस में जाएगा एंड सैटर्न राहु मार्स की दशा भी होगी, तो वो पीरियड जो है थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड जो है इनको परेशानी दे सकता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी बता रहे हैं एंड आपकी जो ट्रांजिट है वो भी ये बता रही है कि आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हालांकि ये जो है वो सिर्फ 2 महीने के लिए होगी, क्योंकि सैटर्न राहु मार्स 2 महीने ही रहेगा, एंड देन फिर जैसे ही सैटर्न जुपिटर स्टार्ट हो जाएगा तो धीरे धीरे रिकवरी आनी चालू हो जाएगी। बट अगेन सैटर्न जुपिटर में भी आप देख सकते हैं, अगर जुपिटर पाइसिस में जैसे ही रहेगा, एंड जुपिटर के भी आप कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छी हेल्थ को नहीं दिखा रहे, फाइनाइन ज़रूर है पर 6-12 भी है, तो थोड़ी सी तबीयत जब जुपिटर पाइसिस में रहेगा एंड इनकी सैटर्न जुपिटर की दशा चल रही होगी तो थोड़ी सी परेशानी होगी। तो हेल्थ जो है वो थोड़ी सी परेशान करना चालू कर देगी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, एंड देन जो है वो धीरे धीरे जब सैटर्न की दशा ख़त्म होगी और मर्क्यूरी की दशा शुरू होगी तो वैसे वैसे इनकी हेल्थ जो है वो ठीक होनी चालू हो जाएगी। इसका और एक कारण भी है कि जो राहु है वो इनके लग्न में आ जाएगा और केतु जो है इनके 7th हाउस में आ जाएगा, तो ये भी एक फैक्टर प्ले करता है कि इनकी हेल्थ और जो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन और ये सारी चीज़ें आने के लिए ये ट्रांजिट भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से आप ट्रांजिट को मिला करके, दशा को मिला करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, एंड आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या मैरिज के बाद इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी कि नहीं, जॉब लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा कि नहीं। आप फॉरेन ट्रैवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप फॉरेन सेटलमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं ये रूल्स अप्लाई करके। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।